गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था मीन मीडियन मोड डाटा हैंडलिंग का, और उसी में आगे चलते हुए हम डाटा हैंडलिंग का दूसरा पार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, आपका जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर हमने बार ग्राफ पहले भी किया था, वो मैंने शेड्यूल किया था आपका डेली रूटीन का, उसके अकॉर्डिंग। अब मैं बार ग्राफ में क्या कर रही हूँ, बार ग्राफ में कर रही हूँ एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन के लिए क्या है, आपकी क्लास के मार्क्स हैं। अभी जैसे मार्क्स निकल रहे हैं, आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी मार्क्स हैं, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। क्या करा है, क्लास में एक क्लास में 6 बच्चों का डाटा लिया है मैंने, 6 बच्चों का डाटा लिया है। नाम ABCDEF, आप नाम कुछ भी रखे, मैंने ABCDEF रखा है। क्या किया, हर एक के मार्क्स ये हैंगे 450, 500, 300, 360, 400 एंड 540 आउट ऑफ 600। बार ग्राफ क्या करता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये देखो क्या है। हम क्या इसको पहले, सबसे पहले क्या चीज करती हैं, हम बनाते हैं दो एक्सिस। कैसे बनाते हैं, दो एक्सिस लाइक दिस। इन एक्सिस को हम दोनों साइड से करते हैं बंद, ये चीज। फिर बनाते हैं हम स्केल। स्केल क्या होता है, ये देखो 450, 500, 300 एंड 360। क्या मैं 10 या 1 लेके इसको अप टू 600 तक चलाऊं? नहीं, 10 से लेके चलाऊंगी 600 तक तब भी बहुत लेंथी जाएगा। तो अगर मुझे इजी बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 100, 200, क्योंकि मेरी जो शीट है, मेरा पेज है कॉपी का, उसके अंदर ये मुझे फिट भी तो करना है ना। मैं ये बहुत बड़ा बनाऊंगी, कैसे फिट होगा? तो इसलिए मैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड देन 600 लिख दूंगी। ठीक है, अब ये 600 तक क्यों लिखा? अपने मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 540। ये कितने में से हैं, 600 में से। अब 600 से ऊपर किसी के 600 में से 700 नंबर तो नहीं आ सकते ना, 600 में से 600 आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट 600 तक लिया है, 600 तक लिया है। एक चीज मैंने भी बात कही स्केल की। स्केल क्या होता है, अब ये देखो, मैं इसको पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके नहीं रिप्रेजेंट कर, मैं 10 20 करके भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं क्या करूंगी, 100, 200, 300। अब क्या करूंगी, यहां लिखूंगी स्केल, ऐसे लगाऊंगी दो बिंदु, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। मीन्स 1 है, ये 1 किसके इक्वल है, 100 मार्क्स के इक्वल है। फिर सेम क्या किया, 450 हमारा जो नंबर था, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये मेरा A था, 450 पे था 450, 500 पे था 500, 300 पे था। ये मैंने एस्टिमेट से बनाया है, तो मेरा इसे थोड़ा सा ऊंचा नीचे लग रहा होगा, पर आप जब स्केल से बनाओगे और ग्राफ लाइन में बनाओगे तो आपका प्रॉपर बनता है, और ये बिल्कुल सीधा सीधा बनता है। स्टार्टिंग में हम इसको स्केल से बनाते हैं, रूलर से बनाते हैं, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है तो हाथ से भी सीधी लाइन आने लग जाती है। डी के लिए इसने कितना कहा, 360, एंड ई के लिए कितना है, 400 एंड 540 हो गया। ये सब उसने कर दिया। ये हमारे क्या है, स्टूडेंट्स। स्केल हमारा ये होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट होता है, और ये हमारे क्या है, इतने इतने मार्क्स मिले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड, एरो का निशान इधर, इसका एरो का निशान इधर, क्योंकि ये इस तरीके से ये हमने कर दिया। ये है सिंगल बंदे का रिप्रेजेंट और सिंगल ग्राफ। अब ये देखो, मैं इसके अंदर क्या कर रही हूं, सेम स्टूडेंट्स। अब मैं दो ग्राफ इकट्ठे बना रही हूं, देखो क्या करा मैंने। ये जो मार्क्स थे ये 600 में से थे ना, मैं इनमें से एक एक जीरो हटा रही हूं। ठीक है, ये नंबर किसमें से बना दिए, इसमें से, और ये नंबर किसमें से बना दिए, 60 में से। ठीक है, अब बारी है साइंस के नंबर की। एक नंबर हमने ये किसके ले लिए, मैथ्स के, एक नंबर किसके ले लिए, साइंस के। साइंस के नंबर ले लेते हैं अब हम। साइंस के नंबर ले लेती हूं मैं, 50, 60 एंड 40। ये कितना है, 36 है ना, 40, 50 एंड 60। ठीक है, ये नंबर ले लिए मैंने इसके साइंस के। ये भी कितने हैं, आउट ऑफ 60 में से। ठीक है, क्लियर है, 60 है। अब
मैथ और साइंस दोनों को रिप्रेजेंट करती हूं। अब ये नंबर किसमें से है? 60 में से एक एक जीरो हट गई, हट गई। 1 यूनिट 1 मार्क्स इसके इक्वल गया 10 के इक्वल, ये 10 के इक्वल हो गया। डिफरेंस समझ आया? जब 450, 500, 300, 600 में से नंबर थे, ये मैंने 100, 200, 300, 400 बना दिया। अब हमारे 60 में से नंबर है, मैंने क्या करा? 10, 20, 30, 40 कर दिया। वही करा 1 यूनिट 10 मार्क्स के इक्वल लिख दिया, स्केल रिप्रेजेंट कर दिया, बार ग्राफ बना दिया। उसी क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। ये क्वेश्चन हो गया, तैयार हो गया। मैथ के मेरे नंबर लगे हुए हैं, अब मेरे को किसके नंबर लगानी है? साइंस के। साइंस के नंबर लगाओ। क्या आया? साइंस के नंबर के लिए कि मतलब स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसी में से मतलब बड़ा कर दूंगी और थोड़ा छोटा कर दूंगी। ये देखो क्या है, साइंस के लिए 50, क्लियर है? दिख रहा है? ये देखो, ये लो, हो गया। उसके बाद है बी का 60, बी का 60, ये इसमें चला गया आधा, 50 हो गया, देन है 60। ये देखो, अब मैं इसमें से ये कैसे पहचानूं कि मैथ का कौन सा है, साइंस का कौन सा है? ये मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे पहचानूं ये चीज में? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। कैसे? ये देखो, मैंने इसको एक को भर दिया। एक चीज है, मैं साइंस के भर रही हूं तो सारे साइंस के भरूंगी, मैथ के भर रही हूं तो सारे मैथ के भरूंगी। तो मैं अब भर रही हूं साइंस के, तो मैंने सारा साइंस का भर दिया। ये सब, ये हमारा जो ये सारा मैंने भरा है, ये क्या भर दिया? साइंस के मार्क्स भर दिए मैंने। अब क्या करेंगे? जो मेरा ये खाली डिब्बा है वो किसके हैं? मैथ मार्क्स। मैं ये चीज रिप्रेजेंट करूंगी, शो करूंगी। क्या लिखूंगी? ये जो मेरा खाली डिब्बा है ये है मेरे मैथ के मार्क्स, एंड जो मेरा ये भरा हुआ डिब्बा है, कैसे भरा हुआ डिब्बा है? ऐसे 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 ऐसे, ये मेरे हैं साइंस के मार्क्स। ये कलर डिफरेंशिएशन और ये कलर का सिस्टम मैंने इसलिए किया है कि आपको चीज क्लियर हो जाए और खिचड़ी ना लगे, क्लियर लगे आपको, इसलिए किया है। ये कॉपी में या पेपर में नहीं करके आना कि आपको एक ब्लू पेन से करना है, एक रेड पेन से करना है, ऐसा नहीं है। कि जो आपका मतलब मेरे को क्लियरेंस के लिए, कि आपको सारी चीजें क्लियर रहे, इसलिए किया है ये मैंने अलग अलग कलर से। अब ये मैथ एंड साइंस का हो गया, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये मेरा मैथ हो गया, ये हो गया। इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ये डबल डबल बार बन गया, इस ग्राफ को मैं बोलती हूं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। हमारे पास मार्क्स थे तो मैंने डबल बार ग्राफ था वो बना दिया। ये मेरे पास मार्क्स थे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये डबल बार ग्राफ बना दिया। मैथ साइंस के बना लिए, ये आपके 2 सब्जेक्ट के बना लिए, 2 क्लासेस के बना लिए, 2 सेक्शन के बना लिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिविजिबल कर देते हैं और ये हमारे डिविजिबल के लिए यूज होता है। ये केस था जब हमारे पास मार्क्स थे तब। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे, अभी आपको लेटेस्ट पता होगा, कोरोना के टाइम पे 10th एंड 12th के रिजल्ट पेपर नहीं हुए, मार्क्स नहीं हुए हैं। किसी के तो 2 पेपर हुए हैं, किसी के 3 पेपर हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। सीबीएसई में भी हुआ है, राजस्थान, हरियाणा, बहुत सारे यूपीएस, हर एक बोर्ड में बहुत सारी चीजों में हुआ है। किसी के एग्जाम के 2 पेपर हुए हैं 10th क्लास के, या किसी के 3rd के 3 पेपर हुए हैं। उन्हीं पेपरों को राउंड ऑफ करके उनको पेपर क्लियर कर दिया। उनके 5 पेपर हो, 6 पेपर हो या 7 पेपर हो, उनको बाकी 3 पेपरों में, 2 पेपरों में क्लियर कर दिया और रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट किस बेस पे दिया? इन 3, मान लीजिए 3 पेपर है, 3 पेपर के बेस पे बाकी 3 पेपर, रिमेनिंग 3 पेपर को, रिमेनिंग 3 पेपर को क्या दिया? नंबर दिए, मार्क्स दिए। वो कैसे दिए? किस बेस पे दिए? किस बेस पे दिए? कैसे रिप्रेजेंट करे? कितने नंबर दिए? और मतलब किसी बच्चे की अगर 60% की डिग्री बन रही थी तो क्या उसकी 70% की डिग्री बन गई क्या? मतलब बहुत सारे, आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि जिसकी 60% देके उसको 70% बन गई क्या?
नहीं, किसी की 60 बन रही होगी तो उसकी 61 चली गई होगी या 59 गई होगी, इससे ज्यादा किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अब ये जो फर्क आया, ये इतना बिल्कुल क्लियर कट 60 और 59, ये कितना क्लियर कट है। ये मैं आपको ज्यादा डिफरेंस बता रही हूँ क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ चीज नहीं समझ आएगी। 61 और 59 का ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे इतना एक क्लियर कट बताया, ये कहाँ से पता चला? ये चीज हमें जो पता चली वो पता चली प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस। चांसेस कितना, मतलब चांसेस का मतलब कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपके पेपर है मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज एंड कंप्यूटर, और म्यूजिक वगैरह भी होता है कहीं कहीं पे, म्यूजिक, और ठीक है, ये चीज है। ये मेनली जो भी चलते हैं वो यही पेपर है। अभी देखो इसकी क्या है, किसी के मैथ में पहले वाले जो उसने पहले पेपर दे दिया होगा, मान लीजिए उसका मैथ का पेपर हो चुका होगा, 60 नंबर आ गए उसमें, तो साइंस वालों ने भी क्या करा होगा, 60 नंबर दे दिए होंगे जो पेपर नहीं हुआ। पहले मैं वो पेपर करती हूँ जिसके पेपर हुए हैं, मतलब 3 पेपर आपके हो चुके हैं, 3 पेपर के अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया। हिंदी में मान लीजिए आपके 70 आए होंगे, सोशल स्टडीज में भी आपके 70 आए होंगे, ठीक है। और म्यूजिक है, म्यूजिक में उन्होंने आपकी मतलब इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि म्यूजिक एक तरह का एंटरटेनमेंट होता है, आपकी इंटरनल असेसमेंट आपका क्लास का बिहेवियर देख लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके देख लिए होंगे 80 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये सब कर दिया होगा। अभी जिसका मैथ अच्छा होता है, बहुत केसेस होते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है उनकी साइंस अच्छी होती है, क्योंकि अभी जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो मैथ से बहुत रिलेटेड होती है, बहुत ज्यादा, तो इसकी मैथ एंड फिजिक्स लाइट तो उसके भी फिजिक्स साइंस में 60 नंबर बन जाते हैं। हिंदी है, जिसकी हिंदी अच्छी है तो उसको संस्कृत में, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है या तो हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश भी आ सकते हैं। जिसकी लैंग्वेज अच्छी होती है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पता है कि क्लास में कैसा है उसका रिप्रेजेंट, उसके यूनिट टेस्ट हुए हैं और बाद में ये FA1 FA2 हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको भी 70 नंबर दे दिए। यहाँ पे कंप्यूटर में उसको दे दिए 65, क्योंकि सोशल स्टडी में थोड़ी हिस्ट्री आती है, थोड़ी ज्योग्राफी आती है, हो सकता है उसमें से दिमाग ना चल रहा हो, पर कंप्यूटर में उसका इंटरनल असेसमेंट अगर चेक करते हैं, उसका क्लास का रिजल्ट चेक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैथ उसका कंप्यूटर में थोड़ा सा लूज हो, थोड़ा सा दिमाग कम चलता हो, तो इसलिए उसको 65 चला दिया। म्यूजिक के अंदर दे रखा है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग जितना अपना क्लास का था उसके बना दिए 80। क्या अब हम इनकी एवरेज नहीं निकाल सकते? क्या हम इनका मीन नहीं निकाल सकते? जितने सब्जेक्ट है, कितने आर्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है, क्या इनको मैं 7 से डिवाइड करके नहीं निकाल सकती? मीन नहीं निकल सकता? ऑब्वियसली निकल सकता है, तो हमारा रिजल्ट बन जाता है। इस तरीके से उन्होंने पास किए हैं। अब ये जो निकाला है साइंस का 60, ये कहां से आया? ये है प्रोबेबिलिटी। ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसी है कि उसने मैथ को चेक किया, मैथ के चांसेस कितने थे, कि मतलब मैंने आपको ये कहा कि जिसका मैथ अच्छा है उसकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छी होगी, उसने इंटरनल असेसमेंट चेक किया है, कुछ भी पहले वाली चीजें चेक करी, तो वो सब कुछ कहां से चेक किया? ये सब मेरी की है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये सारी चीजें मेरी काउंट होती है प्रोबेबिलिटी में। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सिर्फ एक वर्ड में ये याद रखना, कभी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, मतलब छोटी से लेके बड़ी चीज तक। आप 7th क्लास में, अभी 7th क्लास में थोड़ा सा टॉपिक आया, 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, आगे अप टू 7 कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सिर्फ एक चीज याद रखिए, चांसेस टू विन। सिर्फ इतना सा कि जीतने के कितने चांस है, पास होने के कितने चांस है। मैथ के आपके 60 नंबर है, साइंस में कितने 60 नंबर आने के चांसेस कितने हैं आपके, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। चांसेस टू विन, सिर्फ इतनी सी बात रखिए। सबसे छोटा सबसे बेसिक एग्जांपल लेती हूँ, कॉइन, सिक्का जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बोलती हैं हेड एंड टेल, 2 चीज होती हैं आपके, हेड एंड टेल। हेड या टेल, हेड सबको पता है, टेल या पता है, ये क्या है? सिक्का, अपना 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ये जो है ये चीजें।
अब इनकी चांस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, या तो जब मैंने सिक्का उछाला कितनी या तो एक बार में हेड आएगा या एक बारी में टेल आएगा, तो हाफ इसकी हाफ इसकी, तो ये क्या हो सकती है 1, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो 1। एक चीज और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है कभी भी, और हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव भी नहीं होती है, ना तो वो नेगेटिव होती है और ना ही कभी ग्रेटर देन 1 होती है। ये ना मतलब क्रॉस का निशान है, ये क्रॉस, वो ग्रेटर देन 1 नहीं होती है ये चीज। अभी केसेस क्या बन सकते हैं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि डाटा हैंडलिंग में हमारा मैम आप प्रोबेबिलिटी में कहां चले गए, क्या करा रहे हो आप, डाटा हैंडलिंग करा रहे थे। डाटा हैंडल करने का जब मैंने उसके मैथ के नंबर निकाले और मेरे साइंस के नंबर निकले, मैथ के नंबर निकले मैंने 60, साइंस के नंबर निकले 60। जब मैंने मैथ से साइंस में गई, मैं इसके नंबर मैंने 60 निकाले, ये किस बेस पे निकाले, मैथ के बेस पे निकाले ना, मैथ के बेस पे मैंने साइंस के नंबर निकाले, और जब मैंने इनका टोटल एवरेज किया 7 से डिवाइड किया 7, तो ये चीज कहां से आई, ये भी तो मेरा एक मीन है, और मीन मेरा किसके अंदर आता है, डाटा हैंडलिंग में। जब मैंने इसके नंबर लिए, इसके नंबर यूज किए, इसकी डिटेल चेक करी, पीछे की इंटरनल असेसमेंट चेक करी, इंटरनल असेसमेंट यानी कि हमारा बार ग्राफ कहां से चेक किया उसने, पीछे वाले नंबर के, उसके यूनिट टेस्ट का नंबर चेक किया, डिटेल चेक करी, वो बार ग्राफ कहां से चेक किया, वो डाटा हैंडलिंग से चेक किया, तो हमारा ये डाटा हैंडलिंग के अंदर आया। अब डाटा हैंडलिंग के अंदर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर जो केसेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, या जो बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है, जिसके हिसाब से मतलब क्वेश्चन सारे अप्रोक्सीमेट होते हैं, सारी चीजें चलती हैं। देखो क्या होती है, फर्स्ट वन चलती है कॉइन के ऊपर, सेकंड वन चलती है डाई के ऊपर, थर्ड वन चलती है बैग, बॉल इन बैग के अंदर। ये देखो कॉइन क्या है, हमारा सिक्का, उसके अंदर 2 केसेस आ सकते हैं, सिर्फ हेड या टेल, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब भी आपने मैच देखा होगा, कुछ देखा हो क्रिकेट के अंदर, जब वो सिक्का खड़ा हो जाता है वो काउंट नहीं होता, या तो हेड या टेल होता है। जब भी वो काउंट होता है जब भी उसकी बारी आती है सेकंड वन की, जो भी वो फील्ड या क्रिकेट कुछ भी करना चाहते हैं उसकी बारी आती है। डाई क्या होती है, लूडो सबने खेली होगी, डाई नहीं है ये डाइस है, सॉरी डाइस है ये, लूडो सबने खेली होगी। लूडो के अंदर गिट्टा होता है, उसके अंदर क्या आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या उस गिट्टे के अंदर 6 से ज्यादा आ सकते हैं या 1 से कम आ सकता है? वो गिट्टा फिक्स होता है कि उसके ऊपर 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक ही आ सकते हैं। कभी उस गिट्टे से ऐसा हुआ है कि आप आउट हो गए, आपका नेगेटिव में नंबर आ गया या 0 आ गया नंबर, आप आउट हो गए, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, ये चीज फिक्स है। अब बॉल, बॉल क्या होती है, आप एक बैग के अंदर, ये एक बैग है, इसके अंदर ये मैंने बॉल डाल दी, 2 रेड बॉल डाल दी, 2 ब्लैक बॉल डाल दी, 2 रेड 2 ब्लैक। क्या इस बैग के अंदर व्हाइट बॉल निकल सकती है? जब मैंने 2 रेड और 2 ब्लैक डाली है, इसके अलावा क्या इसके अंदर व्हाइट बॉल निकल सकती है, ब्लू बॉल निकल सकती है? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये चीजें जो हैं, ये चीजें मेरी होती हैं फिक्स, कि कॉइन के अंदर हेड और टेल रहेगा, डाइस के अंदर 1 to 6 ही रहेगा, और बॉल के अंदर जितनी हम बैग के अंदर बॉल डालेंगे वो बॉल उतनी ही रहेंगी। अगर हम निकालेंगे तो कम होती हैं, अगर डालेंगे तो बढ़ेंगी, अदरवाइज अपने आप नहीं बढ़ेंगी ये चीज। अब देखो केसेस क्या होते हैं। सबसे पहले बारी आती है किसकी, कॉइन की। कॉइन के अंदर केस हो सकते हैं, हेड आने के कितने चांस बने, हाफ, टेल आने का कितना चांस बना, हाफ, क्योंकि एक सिक्का है, एक बार टॉइस किया है, एक सिक्का है एक बार टॉइस किया है, टॉइस यानी कि उछाला है, वो या तो हेड लाएगा या टेल लाएगा। तो एक में से कितनी चांसेस की प्रोबेबिलिटी बनती है, 2 यानी कि हाफ, 1.5।
दोनों को मिलाया कितनी बन गई, एक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक सिक्का है, एक बार ही उछाला है, तो एक में से आधी बार, मतलब एक या तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो दोनों में क्या बना, आधा इसका चांस आधा उसका चांस। ठीक है, बारी आती है डाइस की। गिट्टा उछाला, कितने 6 बन सकते हैं, 6 आते हैं, 1 to 6, कितने कैसे 6, तो 1 आने के चांस कितने हैं, 1/6, 2 आने के 1/6, 3 आने के 1/6, 4 आने के 1/6, 5 आने के 1/6 एंड 6 आने के 1/6। इन 6 को मिलाएगी, 1/6 को 6 बार मिलाएंगे तब मेरा कितना आएगा, 1। मतलब 1 से लेके 6 तक मेरा 2 आना है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6 की प्रोबेबिलिटी है कि मतलब 6 में से 1 आ सकता है, एक चांस है मतलब 3 आने का, तो 3 में से 6, 3 बाय ये 3 एंड 6 ये हुआ। अब ये चीजें क्या हैं, ये क्या है, 1 आ सकता है, 1 में से उसका हाफ हो गया, ये 6 आ गया, ये जितना हो गया। अब मतलब इससे फॉर्मूला क्या बनता है, रूल क्या बनता है, रूल या फॉर्मूला, ये देखो क्या बनते हैं। मैंने क्या कहा कि 1 कितना आ सकता है, 2 कितना आ सकता है, 3 कितना आ सकता है। जो ये चीजें हैं इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये चल रही है, क्योंकि मैं लाना चाहती हूँ। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो हमारा चल रहा है, लगातार होता है, या कुछ भी लगातार जैसे बोलते हैं, कंटिन्यूअसली बोलते हैं वो। तो ऊपर क्या आ गए आपकी एग्जीक्यूटिव केस, नीचे आ गए आपके टोटल केस, या हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। मतलब हम क्या चाहते हैं, मैं 2 चाहती हूँ, डाइस है, उछालती हूँ, गिट्टा उछालती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा 2 आए, 2 के लिए कितने चांस है, 1/6, तो ऊपर कितना आया 1, और कितने हैं टोटल केसेस, कितने हैं, कितने चांसों से में आएगा, 6 में से, तो क्या आया 1/6। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस ये आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है ये चीज। अब बारी आती है बैग की। बैग में क्या है, रेड के लिए मैंने R लगा दिया, ब्लैक के लिए B लगा दिया। ठीक है, 2 रेड 2 ब्लैक, इनमें से मैं बॉल निकालना चाहती हूँ, कोई भी एक बॉल निकालना चाहती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे रेड निकालनी है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ब्लैक निकालनी है। इन दोनों में से मतलब ये टोटल कितनी बॉल हो गई, 4 में से मुझे कोई भी बॉल निकालनी है, तो केसेस प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 1/4, क्योंकि ये टोटल कितनी है 4। फॉर्मूला क्या बता रहा है, टोटल 4, कितनी बॉल निकालनी है, 1/4। अब मैं क्या सिचुएशन लगा रही हूं कि मुझे निकालनी है रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है 2, और टोटल बॉल कितनी है 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या कितनी है, रेड बॉल 2, टोटल बॉल कितनी है 4, एक हाफ, तो मेरी कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, हाफ की प्रोबेबिलिटी बनती है। मतलब कि मेरे पास रेड बॉल आ सकती है। अब रेड बॉल में कोई ये नहीं है कि रेड बॉल में भी कोई कलर है उसके ऊपर 1 नंबर लिखा हो 2 नंबर लिखा हो, ऐसा नहीं है। रेड में से मुझे निकालनी है, या तो 2 रेड है या 2 ब्लैक है, दोनों रेड में से कोई भी एक रेड आ जाए, मुझे तो रेड से मतलब है। तो रेड के लिए कितनी है 2 है, रेड के लिए चांस, टोटल कितना चांस है 4, तो डिवाइड किया हाफ आ गया। ये बस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, बाकी अगर जैसा होगा तो उसको हम फर्दर मूव ऑन कर लेते हैं। अभी जैसे कोई भी डाउट है, डाटा हैंडलिंग के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, मैम ने क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं कराई है, मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो, क्वेश्चन के लिए बहुत वीडियो है, बहुत सारा डाटा है, इतनी सारी ऐप है, आपकी क्लासेस हैं, इतना सब कुछ है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, पर क्वेश्चन करने का तरीका नहीं समझ आएगा। तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तरीका ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम, मैं सिर्फ वो चीजें बता रही हूँ। थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सब्सक्राइब एंड योर लाइक। बाय बाय।